कंपाउंड से, ठीक है। सो नाउ इन फर्स्ट what we will discuss here, what are the characteristics or general features of solid state. Solid state का general features क्या होता है, that you know from class 6-7 कि they have definite mass, definite volume, definite shape, they have intermolecular distance short, they have intermolecular force strong or strongest, you can say intermolecular force, they are having fixed position of their particles, and they are incompressible. Remember this word, incompressible and rigid, hard and incompressible. So these are the features which you know from class 6-7 कि solid state क्या है. I want to ask, please anyone tell me, screen and voice both are clear? Are you able to see my screen? Yes, sir. Clear? Yes, sir. If anyone will have any problem, immediately inform me. So see, this first page is belong to your class 6-7 information. So इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए नहीं है. Now what will be start for class 12th, that is here, that you maybe know, maybe don't know कि solids are of two types. Solids जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid and amorphous solid. Like अगर हम एक बात करें तो एक सॉलिड आपने क्या ले लिया, CaCO3 ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा इफ यू विल टेक रबड़, रबड़ भी आपका क्या, या यू कैन टेक द वैक्स, मोम, मोम भी आपका क्या है, सॉलिड है, रबड़ भी आपका क्या है, सॉलिड है, CaCO3 भी आपका क्या है, सॉलिड है, बट दैट सॉलिड विच इज इनकम्प्रेसिबल, जो मेन ये फीचर आपको बताया जाता है इनकम्प्रेसिबल, दिस इज द मेन फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड. रबड़ को यू कैन प्रेस इट, रबड़ प्रेशराइज हो सकता है, यू कैन प्रेस इट, ठीक है. सो वैक्स जो हो गया, यू कैन प्रेस इट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, here it is written in 4-5 line, crystalline solid, amorphous solid, but we will discuss in this way the 7-8 differences between the crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solid and amorphous solid. First of all, पहला मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड. ट्रू सॉलिड मतलब सही सच्चे सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड के सारे कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड फॉल्स सॉलिड और स्यूडो सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड कहते हैं या स्यूडो सॉलिड कहते हैं. रिमेंबर, एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड और false solid, crystalline solids are called true solid. Now the difference पहला shape में आता है. So crystalline solids have definite shape, definite geometry, characteristic geometry, but amorphous solid is not having definite shape, they are having irregular shape. Remember the two types of solid we will discuss just till this slide. जो हम स्लाइड ओपन किए हैं, जो पेज ओपन है 4th पेज, बस यहीं तक हमको दो टाइप पढ़ना है, ठीक है. आफ्टर दिस द होल चैप्टर विल बी बिलोंग टू ट्रू सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड हमको नहीं पढ़ना है कहीं पे भी. एमॉर्फस सॉलिड बस यहाँ बतलाना है कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड. देखिए ये 5th जो डिफरेंस लिखा है वो यहाँ लिखा है कि crystalline solid is called true solid and amorphous solid is called pseudo solid और super cooled solid. super cooled solid मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा करके
उनको सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है। एक्चुअली वो होते हैं लिक्विड, जिनको बहुत ज़्यादा ठंडा करके सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है, तो सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। जैसे आप दो चीज़ें कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में अगर हम कहते हैं तो एक कहते हैं कांच, एक कहते हैं कांच, और दूसरा कहते हैं शीशा। ठीक है, कांच को कहते हैं ग्लास, और शीशा जो होता है ये होता है लेड। ठीक है, नॉर्मली हम दोनों यूज कर लेते हैं, बट कांच, जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, कांच होता है जिसके आपके विंडोज पेन बनते हैं, वो कांच जो होता है दैट इज ग्लास, वो ग्लास होता है। सो ग्लास इज द स्यूडो सॉलिड। वो जो शीशा होता है, जिसको शीशा तो हम कहते हैं लेकिन वो शीशा नहीं होता, वो क्या होता है, स्यूडो सॉलिड होता है, दैट इज अ मिक्सचर। और जो शीशा जिसको हम कहते हैं वो, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया पी डी, इट्स पी बी। ठीक है, प्लम्बम लेड, ये लेड मेटल है, एलिमेंट है, एंड ग्लास इज मिक्सचर विच इज सुपर कूल्ड, जिसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है, देन इट कम्स इन सॉलिड फॉर्म। सो ग्लास जो हो गया दैट इज एमॉर्फस सॉलिड, और जो पीबी हो गया, मेटल हो गया, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इस तरीके से हमको जानना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहले दो प्रॉपर्टी, अभी केवल दो प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है। फर्स्ट, शेप क्रिस्टलाइन का डेफिनिट होता है, एमॉर्फस का इरेगुलर होता है। क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड कहते हैं, एमॉर्फस को स्यूडो सॉलिड कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, एमपी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग देयर शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स होता है कि 402 केल्विन, तो मतलब 402 केल्विन, इसी से आप पहचानते हो दैट दे आर प्योर और इम्प्योर। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग शार्प एमपीबीपी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये उनका कैरेक्टर है कि, और इसी पे अगर वो 402 केल्विन पे अगर वो मेल्ट नहीं होता है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, इट इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर किसी सॉलिड का एमपीबीपी 402 एग्जैक्ट है, सो मतलब वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर बता रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है, सो दैट इज क्रिस्टलाइन। बट एमार्फस सॉलिड इज हैविंग अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, उनका कोई एक शार्प मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज होता है कि 200 से 300 के बीच में मेल्ट करेंगे, 200 से 220 के बीच में मेल्ट करेंगे। सो दे आर हैविंग a range of temperature, small temperature range means they are having the melting point in the form of small temperature range, but in crystalline solid they have the sharp melting point means fixed melting point कि इतना ही होता है, ना ऊपर ना नीचे। नेक्स्ट, अब जैसा आपको पता है कि ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विल बी हार्ड सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड विल बी सॉफ्ट सॉलिड, जो आपको सॉलिड रहेगा लेकिन टच करने में सॉफ्ट रहेगा, दैट आर एमॉर्फस सॉलिड, वो एमॉर्फस सॉलिड होंगे। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिक्स शेप है, फिक्स पॉइंट है, तो सेम डेफिनिट फ्यूजन इंथैल्पी, फ्यूजन enthalpy of fusion class 11 thermodynamics, the energy required to convert 1 mole of any solid into its liquid, that is called fusion. सो एक तरह से आप यही कह सकते हैं कि यहाँ एंथैल्पी के केस में करा, मतलब एनर्जी के केस में करा, एक तरह से ये मेल्टिंग पॉइंट ही है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर
and fusion enthalpy is the energy, means they require fixed amount of energy for their melting. इनके लिए एनर्जी फिक्स चाहिए होती है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, तो उतनी ही एनर्जी, अगर कह दिया गया कि 373 केजे एनर्जी चाहिए तो 373 ही चाहिए। बोथ आर सिमिलर बट मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है, मीन्स एक पॉइंट होता है, और फ्यूजन एंथैल्पी जो होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेल्ट, दैट इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी। इसको ध्यान से आपको समझना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी से। दैट इज व्हेन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को वी विल कट बाय अ शार्प एज्ड टूल, किसी शार्प एज वाले किसी टूल से, लाइक चाकू से या किसी चीज से हम कट करते हैं, ठीक है, कट करते हैं, देन व्हेन इट विल बी कट बाय अ शार्प एज टूल, तो जब इसको कट करेंगे इट विल बी कट इनटू टू पार्ट, and by cutting into two or more part it gives टू न्यू सरफेसेस, इसका दो नया सरफेस आएगा। ये सरफेस आपस में एक दूसरे से अटैच था, तो ये सरफेस ओपन नहीं था, बट कट करने के बाद दो नए सरफेस इसके आएंगे। रिमेंबर दिस, किसी भी चीज को आप कट करेंगे, पहले ये था तो इसका सरफेस ये था, मिडिल नहीं था, लेकिन जब इसको कट किया गया तो ये सरफेस नया आया इसमें और ये सरफेस इस पीस में नया आया। पहले वो दोनों आपस में अटैच थे, कट करने के बाद ये दो नए सरफेस आए। दीज टू न्यू सरफेस, अगर ये दोनों नए सरफेस बिल्कुल, ठीक है, स्मूथ हैं, बिल्कुल स्मूथ हैं, प्लेन हैं, ठीक है, देन दैट सॉलिड विल बी क्रिस्टलाइन सॉलिड, तब वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। एंड इफ दीज सरफेसेस आर रफ, ये सरफेस रफ होंगे, जैसे हम वुड की बात करते हैं, वुड, सो वुड इज अ सॉलिड, वुड एक सॉलिड है, ठीक है, लकड़ी एक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड है, लकड़ी का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, बट इट इज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो आपने हर बार देखा होगा घर में कारपेंटर कभी लगा होगा, कुछ बना होगा, तो जब भी वो लकड़ी को कट करता है तो फिर अब इंग्लिश में तो हमको वर्ड नहीं याद आ रहा है, हिंदी में कहा था रंदा मारता है, मतलब उसको चिकना करता है, ब्लेड लगा करके उसके ऊपर से रफनेस को हटाता है, चिकना करता है, ठीक है। सो जब लकड़ी को कट करेंगे किसी भी शार्प एज टूल से, तो उसके जो दो नए सरफेस आएंगे वो रफ आएंगे, मतलब उसमें रफनेस रहेगी, उसको आपको साफ करके उसको स्मूथ करना पड़ेगा। सो व्हेन मीन्स क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से समझिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन है भी कि देयर इज अ सॉलिड, एक सॉलिड है विच कट बाय अ शार्प एज टूल, जो शार्प एज टूल से कट हुआ, एंड गिव द टू न्यू सरफेसेस, दो नया सरफेस दिया, दैट न्यू सरफेसेस आर स्मूथ, अगर वो कहेगा वो दोनों सरफेस स्मूथ हैं तो आप कहेंगे देन it means that is crystalline solid. If the two new surfaces are irregular or rough, then that will be amorphous solid, तब वो amorphous solid होगा। अगर सरफेस स्मूथ है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, सरफेस रफ है, इरेगुलर है, या देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, द सरफेस इज एज लाइक ओरिजिनल वन, जैसा सरफेस ऊपर था वैसा सरफेस कट करने पे आया, और इसमें जैसा सरफेस चारों तरफ था वैसा सरफेस कट करने वाले पे नहीं आया, क्योंकि जो बाकी एरिया था उसको स्मूथ किया गया है। जैसे आप शीशे कांच की जो चूड़ी होती है, बैंगल्स होते हैं, उसको आप ब्रेक करोगे तो जहां से वो टूटेगा वो एरिया उसका क्या होता है, रफ होता है, ठीक है, लेकिन बाकी एरिया उसका स्मूथ होता है, जो ओरिजिनल एरिया है, तो उसको स्मूथ किया गया है। तो ऊपर के सरफेस से आप नहीं पहचान सकते कि दैट इज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। आप कहोगे सर ग्लास का सरफेस तो बिल्कुल क्या होता है, स्मूथ होता है, यस, उसको स्मूथ बनाया गया है,
बट जब उसको ब्रेक करेंगे तब उसके अंदर वाला सरफेस जो आएगा दैट इज एज लाइक द अपर सरफेस। अगर वो ऊपर के सरफेस की तरह रहेगा देन दैट विल बी क्रिस्टलाइन, मतलब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है। इफ दैट विल बी नॉट लाइक द ओरिजिनल वन, ऊपर आपको स्मूथ लग रहा था, ब्रेक करने के बाद रफ दिख रहा है, सो दैट विल बी amorphous. So this is very important कि when any solid is cut by, ठीक है, sharp edge tool in two part, then the two new surfaces are rough, then that is amorphous. If two new surfaces are smooth, then that will be crystalline solid. Next, order of arrangement. This is another important topic, order of arrangement. So in, अगर हम देखें इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। मतलब इनका अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होता है, पैटर्न होता है, वो एक लंबे एरिया तक फॉलो होता है। बट एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं दे आर हैविंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। मतलब छोटे एरिया में एक पैटर्न फॉलो हुआ, फिर खत्म हो गया, फिर दूसरा पैटर्न दूसरे एरिया में फॉलो हुआ। इस तरह से, जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको याद दिलाना चाहते हैं आपके स्कूल टाइम का, कि आप उसी असेंबली ग्राउंड में असेंबली के समय स्टैंड होते हो और उसी असेंबली ग्राउंड में लंच के समय स्टैंड होते हो। बट असेंबली के समय क्या कंडीशन रहती है, स्टूडेंट्स आर इन प्रॉपर लाइन, उनका एक अरेंजमेंट होता है कि एक लाइन पूरी 12th की, एक लाइन पूरी 12th बी की, एक लाइन पूरी 11th की। सो दैट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, कि स्टूडेंट्स को बैक टू बैक सेम पैटर्न में अरेंज किया गया है। बट लंच के समय क्या होता है, 5 स्टूडेंट्स आर हियर, 5 स्टूडेंट्स आर देयर, 5 स्टूडेंट्स आर देयर, both the time same number of students are there, but in assembly that is in proper pattern, long range order of arrangement। मतलब अरेंजमेंट जो हो रहा है वो लॉन्ग ऑर्डर तक फॉलो हो रहा है, बट ड्यूरिंग लंच द अरेंजमेंट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कि कहीं 5 है, कहीं 8 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, जो कि आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया गया है कि इसका, ठीक है, जो शेप होता है इरेगुलर, इसका शेप होता है रेगुलर, क्योंकि अरेंजमेंट कुछ अलग अलग है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, उनको उनके में अरेंजमेंट का पैटर्न जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पार्टिकल एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, फिर उसी पैटर्न में दूसरे पार्टिकल फॉलो करते हैं, तो इस तरह से एक डेफिनिट शेप में आते हैं। बट जो एमॉर्फस है वो छोटे छोटे ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, 5-7 का एक, फिर 5-7 का एक, इस तरह से, मीन्स पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड यू कैन से। ठीक है, सो उस लैंग्वेज में नहीं आपको याद करना, आपको याद करना है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पहले ही बता दिया गया है, इसी से रिलेटेड है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है, डेफिनिट होता है, और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डेफिनिट नहीं होता है। तो आपका ग्राफ, वैसे ये टॉपिक आपके में नहीं है, तो इफ़ यू विल लीव दिस टॉपिक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टॉपिक एमपी से रिलेटेड है जो आपके में है। नाउ नेक्स्ट, दिस वन प्रॉपर्टी, ठीक है, नाउ सी व्हाट इज रिटेन। This is very important. This nature is called isotropic nature and anisotropic nature. This isotropic nature and anisotropic nature. See, this is the arrangement of particles of crystalline solid, and this is the arrangement of particles of, ठीक है, amorphous solid। ये एमॉर्फस सॉलिड का अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, और ये, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। इन दिस द पार्टिकल्स आर वेल अरेंज, फॉलो द ऑर्डर। इन दिस पार्टिकल्स आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, स्मॉल स्मॉल ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर की 5 इधर आ गए, फिर 5 इधर चले गए। सो नाउ सी, these are the two nature, two property, anisotropy
and isotropy. Now see the word isotropy. Anisotropy means not having the similar property, similar value, you can say, not having the similar value. And isotropy means having similar value. अब किस चीज की similar value? The similar value of its some properties, similar value of its some properties, like when crystalline solid, पहले तो ये जान लीजिए कि क्रिस्टलाइन को एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं एंड एमॉर्फस को आइसोट्रॉपिक कहते हैं. नाउ व्हाट इज आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? देन सी some of their physical properties like electrical resistance, refractive index show different value when measured along different direction. जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ले करके, ठीक है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस जो भी हो गया, ठीक है, जब आप इसको अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करेंगे देन दैट विल बी कम्स डिफरेंट, वो अलग अलग आएगा. तब हर डायरेक्शन से उसकी वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी. मीन्स crystalline solids are so different values along different direction. Yeah, you can say crystalline solids are having a special property due to which they are so different values of their electrical resistance or conductivity, refractive indices from different directions in the same crystal. crystal वही है, सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने लिया है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से आप उस पे, ठीक है, अगर चीजों को वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं देन दैट वैल्यू विल बी डिफरेंट. बट इन amorphous solid the values of their some of the physical properties are same from all direction. So because the value of these property are same from all direction, so it is called isotropy. And value are different from all direction, that's why that is called anisotropy. Now the question is there ki why why the values are different and why the values are same. ठीक है, so values are different because of its order of arrangement, its order of arrangement. Crystalline solids have long range order of arrangement. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो अरेंजमेंट होती है प्रॉपर होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, जिसके कारण से अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं सो मे बी इस डायरेक्शन से वो चीज़ें बिल्कुल पास हो जा रही हैं, लेकिन इस डायरेक्शन से पास करने में मे बी पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ जा रही हैं. बट इन एमॉर्फस सॉलिड चाहे किसी डायरेक्शन से पास करे वो पार्टिकल के कांटेक्ट में आ ही जाती हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर वैल्यू देती हैं. एग्जैक्ट नॉट सिमिलर, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर, बट इन दिस द डिफरेंस इज हाई. सो आपको एक छोटा सा डिफिनीशन केवल याद रखना है कि देखिए 3-4 क्वेश्चन इस पे बनते हैं और क्वेश्चन श्योर आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज which solid is called anisotropic solid. किस सॉलिड को एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड कहते हैं? क्रिस्टलाइन. which solid is called isotropic solid? then that is amorphous. Now second, what is the reason for anisotropic nature of crystalline solid? long range order of arrangement of its particle. what is the reason for isotropic nature of amorphous solid? that is short range order of arrangement of particle. next, there is a solid, ऐसे भी क्वेश्चन है आपके में, there is a solid, ठीक है, which give the different values of their refractive indices from different direction. so which type of solid is that? एक सॉलिड है जो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वैल्यू शो कर रहा है. सो व्हाट इज
that solid. So that solid is crystalline solid. And in next there is a solid, जैसे आप यूज करते हो प्रिज्म, अपने लैब में यूज करते हो प्रिज्म, ग्लास का बना होता है, एमार्फस सॉलिड का बना होता है। सो आपको कहा था किसी भी डायरेक्शन से देखिए, सो वही चीज कर रहा है कि there is a solid which give the approximately same value or same value of refractive indices from all the direction, when then which type of solid will be that? That will be isotropic solid. Now what is isotropic nature? So आप कहेंगे this nature is of amorphous solid. In amorphous solid, when we will see the value of refractive indices or some of the physical properties of amorphous solid from different direction, then it will show the same value from different direction. That's why it is called anisotropic solid and anisotropic nature, and this phenomenon is called, yeah, this specific feature is called isotropy feature. So एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, ये दो चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेट करके दूसरा भी पूछेगा कि देयर इज अ सॉलिड which give the different value of refractive indices from different direction. So what is the cleavage property of that solid? उस सॉलिड की क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होगी? तो करा डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, मींस वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एनाइसोट्रॉपिक नेचर है। और एनाइसोट्रॉपिक का क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या बताया गया था? तो आप कहेंगे दैट सॉलिड विल बी क्रिस्टलाइन सॉलिड, and when this solid is cut by a sharp edge tool, it gives the same new surface as like the प्रीवियस ओरिजिनल सरफेस। वो उसी तरह का सरफेस देगा, स्मूथ सरफेस देगा जैसा ओरिजिनल सरफेस उसका पहले था। सो दिस इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी। एक इंफॉर्मेशन वहां से देगा और दूसरा यहाँ से पूछ लेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। वहां पहले आपसे कहेगा आइडेंटिफाई एंड देन राइट द क्लीवेज प्रॉपर्टी। एंड आफ्टर दिस सी स्यूडो सॉलिड, इससे एक क्वेश्चन आपके में है। देयर इज वन क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक दैट व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड एज स्यूडो सॉलिड। ग्लास को स्यूडो सॉलिड क्यों कंसीडर करते हैं? सो आप कहेंगे बिकॉज ग्लास is a super cooled liquid. It is not a solid. It is a super cooled liquid. Means they flow very slowly at room temperature. How can you prove that? आप कैसे प्रूव करोगे ग्लास फ्लो करता है? ग्लास रूम टेम्परेचर पे भी उसमें फ्लो करता है, तो कैसे फ्लो करता है? सो फॉर दैट यू विल गिव वन एग्जाम्पल। एक तो यहाँ दिया, एक और आपको बता दे रहे हैं, विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, और उससे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, इफ यू विल जस्ट मेजर द थिकनेस ऑफ योर विंडो पेन, विंडो में जो ग्लास लगी हुई है, आपके शीशे लगे हुए जो लकड़ी की खिड़कियों में, ठीक है, या आपके स्कूल में ही जो एल्युमिनियम के उसमें एल्युमिनियम के जो सांचा उसमें जो लगा हुआ है शीशा, इफ यू विल मेजर द थिकनेस ऑफ इट्स ऑल साइड, आप इसके सारे साइड के थिकनेस को मेजर करेंगे, देन यू विल फाइंड द डिफरेंस विच वर नॉट इन दैट टाइम व्हेन यू हैव a fix there or you have added in windows। जब आपने उसको विंडो में ऐड किया था उस समय all the sides having same thickness, but after few years क्या हो रहा है? सनलाइट पड़ रही है उस पर, इस समय टेम्परेचर जैसे आप कहते हो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री पहुंच गया है, गर्मी बढ़ रही है। सो दैट टेम्परेचर इज इफेक्टिंग टू द दैट सॉलिड, और वो सॉलिड क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बिकॉज दैट इज एमॉर्फस सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड।
तो इस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड दैट लिक्विड हैव टेंडेंसी टू फ्लो अप टू डाउन, वो नीचे की तरफ फ्लो करता है. सो आफ्टर फ्यू ईयर्स व्हेन यू विल मेजर द थिकनेस, देन द थिकनेस ऑफ बॉटम पार्ट इज मोर इन कंपैरिजन टू द अपर पार्ट. अपर पार्ट पहले से थिन हो जाएगा एंड लोअर पार्ट पहले से थिक हो जाएगा. और व्हेनेवर जब आप स्कूल में वापस ज्वाइन करेंगे तो आप जब आप विंडो के जो शीशे हैं उसको बंद करने के बाद अगर बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ हल्का सा मूवमेंट उसमें दिखलाई देगा. सो दैट मूवमेंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ दैट लिक्विड. वो मूवमेंट लिक्विड के फ्लो के कारण आपको दिखलाई देता है कि द जो उस शीशे के उस साइड जो चीजें होंगी वो बिल्कुल आपको क्लियर नहीं दिखेंगी. वो कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ मूव कर रहा है वो चीज. जैसे आप अगर आपने ध्यान दिया होगा अपने बाइक के पेट्रोल के टैंक को ओपन कर दीजिए और फिर उसके थ्रू सामने की चीज को देखिए तो आपको ऐसे नहीं दिख रहा है कि उसमें से जो पेट्रोल है वेपराइज हो रहा है, बट आप उसके थ्रू सामने की चीज को देखेंगे तो सामने की चीज थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखलाई देगी. तो ये बतला रहा है कि यहाँ से पार्टिकल आ रहे हैं जो आपके आई साइट को डिस्टर्ब करते हुए ऊपर जा रहे हैं, जिससे कि सामने की चीज का पिक्चर आपका थोड़ा सा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और यही चीज यहाँ बता रहा है कि ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन आर फाउंडेड टू बी बिकम्स मिल्की इन अपीयरेंस. दूसरा इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि उसका कलर जो अपीयरेंस है जो आपको बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट दिख रहा था डेट बिकम्स मिल्की, वो मिल्की हो जाता है. इट इज ऑल्सो प्रूविंग दैट कि ये लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पे फ्लो हो रहा था. इट्स चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, दैट्स वाई इट्स कलर इज गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम इट्स ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंसी इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो सबसे बेटर एग्जांपल, दिस वन इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. इन योर एनसीईआरटी दैट वन इज रिटन कि व्हेन वी विल मेजर द थिकनेस ऑफ bottom side of windows pane after few years, then we will find that the thickness of windows pane becomes more due to why it happened, because the liquid which present in that glass form that flow up to down at room temperature. रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि आपका जो विंटर सीजन होता है उस समय ऐसा नहीं होगा. that thing will be happen only in summer time, जब टेम्परेचर आपके इन्वायरमेंट का थोड़ा ज़्यादा रहता है उस समय ये ऐसा होता है कि टेम्परेचर के इफेक्ट से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ. तो इफ़ यू विल, अगर आप आज अपने घर में ला करके लगा रहे हैं और उस समय उसकी थिकनेस मेजर करेंगे तो हर साइड से उसकी थिकनेस बराबर रहेगी. और फिर 10 साल 15 साल के बाद आप उसको मेजर करेंगे तो जो बॉटम वाली साइड है उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी और जो अपर वाली साइड है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी. दैट इज़ ड्यू टू फ्लो के कारण ऐसा होता है. लेकिन वहीं अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक लोहे का लगा दिए, आयरन का आपका गेट है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज दैट इज़ नॉट फ्लो लाइक लिक्विड, वो लिक्विड की तरफ फ्लो नहीं करता है. सो स्यूडो सॉलिड इसीलिए कहते हैं कि इट behave as solid but in real it is not solid because it is a supercooled liquid. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कि why the glass is considered as supercooled liquid. तो आपको बस इतना लिखना है, glass is considered as supercooled liquid because it is a pseudo solid and it flow very slowly at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लोली फ्लो करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे आप कहते हैं जो फ्लो करता है वो लिक्विड है, जिसका डेफिनिट शेप है वो सॉलिड है, ठीक है, और जिसका शेप डेफिनिट नहीं है, वॉल्यूम डेफिनिट नहीं है, ठीक है, दैट इज गैस. रूम टेम्परेचर पे आप डिसाइड करते हो. सो रूम टेम्परेचर पे ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, इसलिए आपकी आइस को ये दिखता नहीं है.
अब इसके बाद हमको एमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ना है। नाउ एमॉर्फस सॉलिड इज ओवर। अब केवल हमको पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। whatever the topic we will सर discuss. Yes, सर yes, रीजन फॉर मिल्की अपीयरेंस। that same thing, because it flows, so its particle are going to be change their position. ठीक है, previously the one particles are arranged, but when particles comes over another particle, जब एक के ऊपर दूसरा पार्टिकल आए, क्योंकि ऊपर से थिकनेस उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ऊपर के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं। सो नीचे वाला पोर्शन आपका क्या हो जाता है, धीरे धीरे थिक होता है, तो पार्टिकल्स आर सेटल ओवर ईच अदर एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज गोइंग टू बी डिस्टर्ब। अब ये तो नहीं ना होता है कि आपका पूरा जो ग्लास है ऊपर का नीचे आ जाता है, इसका जो अपर लेयर है पहले वो नीचे आती है, तो अपर लेयर को पॉलिश करके ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। अब वो पॉलिशिंग उसकी क्या होती है, पार्टिकल अपर लेयर के इधर उधर मूव करते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म होती है, और वो किधर की तरफ मूव करता है, दैट इज ओपैक सिस्टम की तरफ। मीन्स ट्रांसपेरेंट से आपका तीन होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, ओपैक होता है और ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। जैसे आप सिंपल सा ले लो कि आपको अगर घर के शीशे साफ करने होते हैं, या गाड़ियों के शीशे, अगर आपके घर में फोर व्हीलर वगैरह शीशे साफ करने होते हैं, तो कपड़े से साफ नहीं करवाते हैं लोग, कहते हैं कि जो न्यूज़पेपर होता है इससे साफ करिए। ठीक है, दैट विल बी, मतलब शाइनिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। कपड़े से आप साफ करते हैं, आप चाहे कुछ भी उस पर लगा लीजिए, कोई भी लिक्विड, लेकिन फिर भी शाइनिंग थोड़ी डल होती जाती है, क्योंकि आप जब चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो चीज़ें एक दूसरे, पार्टिकल एक दूसरे से स्क्रैच होती हैं, तो जो पॉलिशिंग करके दी गई थी वो पॉलिशिंग धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होती है, तो उसका ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, खत्म होता जाता है, और फिर वो डल होता जाता है, मतलब ट्रांसल्यूसेंट की तरफ मूव करता है। और वही ट्रांसल्यूसेंट आपको लगता है मिल्की अपीयरेंस, मीन्स आपको लगता है कि उसमें मिल्क जैसा कुछ अपीयरेंस है। इज दैट क्लियर? ड्यू टू यस द सर। डिसअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पहले सर उनको देखिए ठंडा करके, एक मिनट, सर ठंडा करके उसको, वेट वेट बट जस्ट 1 मिनट, ठंडा करके उसको अरेंज करके बनाया गया है, उसको सुपर कूल्ड करके ग्लास को सॉलिड में बनाया गया है, तो पार्टिकल्स को अरेंज किया गया, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो पार्टिकल फिर से क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जब डिस्टर्ब हो रहे हैं तब उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज हो रही है। हाँ, यस, द नेक्स्ट वन हु इज सर देयर? ऊपर सर ऊपर वाला पार्ट सर मेल्ट होके नीचे आता है तो मिल्की अपीयरेंस हो जाता है सर, लेकिन तो फिर ऊपर वाला पार्ट तो मिल्की अपीयरेंस नहीं होना चाहिए ना कुछ दिनों बाद, ऊपर वाला तो दिस वैसे ही। ऊपर वाला पार्टिकल जो आपका पॉलिश किया गया था, उसकी अपर लेयर ना मेल्ट होकर के पहले नीचे आ रही है, तो पॉलिशिंग जा रही है ना आपकी। जैसे आप एक मिट्टी का घड़ा ले लिए, उस पर पॉलिश कर दिए, तो ऊपर का पॉलिश छूट के नीचे चला आया, तो ऊपर वाली भी तो पॉलिशिंग आपकी गायब हुई। ऊपर वाली पॉलिशिंग गायब हुई तो उसमें भी तो पार्टिकल डिस्टर्ब हुए, पार्टिकल तो सारे डिस्टर्ब हुए ना, ऊपर के पार्टिकल नीचे आए, तो ऊपर के पार्टिकल जो पहले से अरेंज थे वो भी तो डिस्टर्ब होंगे, वो पहले में भी मान लीजिए कि उनका अरेंजमेंट, क्योंकि पूरा जो आपका ग्लास है, वो ग्लास आपका नीचे नहीं ना चला आ रहा है, धीरे धीरे फ्लो करके उसकी लेयर बाय लेयर नीचे आ रही है। मे भी कभी कभी ये भी होता है कि आपने ग्लास लगाया है तो ग्लास बहुत सही है, बिल्कुल आपका, बिल्कुल फ्लो कर रहा है, लेफ्ट राइट आपका जा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इस ग्लास में ऊपर से थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि शेप थोड़ा सा डाउन हो गया, तो ऊपर से ये आपका थोड़ा सा ढीला हो गया, तो ग्लास ऊपर नीचे भी होने लगता है। तो आपका जब ऊपर से नीचे चीज़ें आ रही हैं, पार्टिकल आ रहे हैं, तो ऊपर की ग्लास थिन होती जा रही है, लेकिन थिन होने का ये मतलब नहीं है कि उनका पार्टिकल अरेंजमेंट जैसा पहले था वैसा ही है। पार्टिकल अरेंजमेंट भी तो उनका चेंज हो रहा है। पार्टिकल अरेंजमेंट, अगर अपर लेयर के पार्टिकल नीचे आ रहे हैं तो उसके अंदर के लेयर के पार्टिकल के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, सो दे विल बी स्टार्ट टू डिस्टर्ब।
वो भी डिस्टर्ब होंगे। उनके उनको सॉलिड बनाया गया था, मतलब उनके पार्टिकल्स को फिक्स्ड अरेंजमेंट दिया गया था, लेकिन अब ये पार्टिकल टेम्परेचर के कारण फिक्स्ड अरेंजमेंट से चेंज हो रहे हैं, उनका अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। लाइक दिस, अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, उनको फिक्स करके अरेंजमेंट दिया गया था, अब अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो रहा है उनका, बीच बीच में गैप्स आ जा रहा है, अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो रहा है उनका। सो इस डिस्टर्बेंस के कारण उनका प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रॉपर्टी जो पहले दी गई थी वो सॉलिड की दी गई थी, लेकिन जब वो फ्लो कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके कारण ऊपर का भी, लेकिन नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो आपका ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट दिखेगा, और ऊपर वाला पोर्शन जो आपका होगा उसमें ट्रांसल्यूसेंट वाला जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा कम होगा, लेकिन रहेगा, क्योंकि पार्टिकल पूरे ग्लास के डिस्टर्ब हो रहे हैं। पूरे ग्लास, सिंपल सा एक चीज है, जैसे कि ये आपने एक मान लीजिए कि कोई बर्तन लिया, इसके ऊपर पेंटिंग है। अब बर्तन आपको बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर पेंटिंग है। ऊपर की पेंटिंग वहां से निकल करके नीचे चली आई, तो ऊपर की पेंटिंग भी डिस्टर्ब हुई और नीचे की पेंटिंग भी डिस्टर्ब हुई, दोनों पेंटिंग डिस्टर्ब हुई। तो इसलिए दोनों जगह का अपीयरेंस क्या होगा, चेंज होगा। अब मिल्की अपीयरेंस का ये मतलब नहीं है कि आपका हर जगह सेम होगा। नीचे वाले में मिल्की अपीयरेंस ज़्यादा होगा और ऊपर वाले में मिल्की अपीयरेंस कम होगा। जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया कि मिल्की अपीयरेंस जो आपका दे रहा है, तो ये नीचे वाले पोर्शन का ही मिल्की अपीयरेंस बता रहा है, ऊपर वाले की उतना बात नहीं कर रहा है, क्योंकि एंशियंट सिविलाइजेशन, वही बात आपके मैंने कहा कि आप अपने घर में अगर आपका अगर आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट साइड में अगर आपका कोई विंडो खुलता है, जिधर से आपकी ठीक है सनराइजिंग होती है, या तो आपका वेस्ट साइड में खुलता है, उसमें कहीं पे अगर आपका विंडोज पेन लगा हुआ है, तो 10 साल के 12 साल के बाद आप उसको निकाल के देखिएगा, नीचे वाला आपका थिक, क्योंकि हम इसलिए करके उस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा, तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा शो होगा आपको। वो आपका जो विंडो पेन है वो जल्दी खराब होगा, वो जल्दी आपका डल होगा। बाकी सभी जगह की बात नहीं कर रहे हैं कि आप एसी वाले रूम में विंडोज पेन लगाए हैं उसको आप देख रहे हैं, तो उसकी बात नहीं कर, जहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट वहीं पे ऐसा कुछ शो होगा। हेलो हेलो, वॉइस Yes, यस Yes, sir. yes, sir. तो आज हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा कि सॉलिड के कैरेक्टर्स क्या है, जो हम 6-7 से जान रहे थे, लेकिन हम जा रहे हैं उन कैरेक्टर से कुछ अलग पढ़ने कि सॉलिड दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा, दो स्पेशल कैरेक्टर पढ़े, एनाइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक, और स्यूडो सॉलिड पढ़ा, बस इतना। टुमारो one girl is there, Ragini, she is saying ki her brother's class is at 4 o'clock, so can I give the time to 3 to 3:40 to you? You will be free at 3 to 3:40, because she is saying ki her brother is having class from 4 to 5:40, means 4 to 6, so she is unable to come in this class, so can I give the time to 3 to 3:40? Is this okay? Yes, sir. If no one will have any problem, then 3 to 3:40, so tomorrow I will take the class at 3 to 3:40. ठीक है, the same class solid state I will start from here, and maybe today I will send this PDF. Yes, सर वो आइसोट्रॉपी एनिसोट्रॉपी वाला पेज पर फिर से खोल दीजिए। आइसोट्रॉपी का मतलब है, जैसे एक सिंपल सा आप देख लीजिए, आपके पास प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म ले लीजिए। क्वेश्चन था सर, हम्म, सर इसमें एक क्वेश्चन था सर, एनिसोट्रॉपी में सर इलेक्ट्रिकल सर उसमें तो सेम अरेंजमेंट रहता है, तो सर इसका इसका जो कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे होगा,
तो सर उसमें सर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू डिफर कैसे करेगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी? ड्यू टू डायरेक्शन, जैसे आप ये देख रहे हो अभी इस डायरेक्शन में ये जा रहा है तो इसको कोई भी पार्टिकल टच नहीं कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पार्टिकल कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, सीधे निकल जा रहा है। यहाँ से जा रहा है सीधे निकल जा रहा है। लेकिन अगर यही डायरेक्शन मान लीजिए आपने ये कर दिया तो पार्टिकल के कांटेक्ट में आता जाएगा, देन द पार्टिकल विल एब्जॉर्ब सम ऑफ द एनर्जी, पार्टिकल कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उससे। बट इन दिस व्हाट विल बी हैपन, ये किसी भी डायरेक्शन से जाएगा, पार्टिकल उससे हिट होंगे ही किसी भी डायरेक्शन, तो इसमें तो पार्टिकल हिट होना ही होना है। लेकिन इसमें चांसेस है कि कुछ डायरेक्शन से पार्टिकल हिट ना हो और कुछ डायरेक्शन से पार्टिकल हिट हो जाए। सो कुछ डायरेक्शन से, अब ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा एंगल चेंज किए तो चेंज हो गया वैल्यू। हो सकता है कि आप 30 डिग्री पे यहाँ पे थे, फिर 30 डिग्री यहाँ गए तो ये दोनों वैल्यू सेम आए, लेकिन ये बीच वाली वैल्यू डिफरेंट है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा भी एंगल चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो बिकॉज इट इज हैविंग डेफिनिट अरेंजमेंट, जैसे आपका है कि मैंने आपको बताया कि आप मॉर्निंग टाइम में असेंबली ग्राउंड में खड़े हो, तो उस समय कोई भी टीचर आराम से आपके बीच से भी जा सकता है और आपसे टकराते हुए भी जा सकता है। बट अगर लंच टाइम में देखें तो वहाँ पे आप उतने ही स्टूडेंट हो, छोटे छोटे आप ग्रुप में खड़े हो, लेकिन उस समय टीचर के लिए उतना सेफ नहीं रहेगा, मे भी कहीं ना कहीं वो आपसे टकराएगा ही। सो इसमें जो आपका होता है कोलिजन तो कंफर्म रहता है, किसी डायरेक्शन से जाएं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, बस इसमें किसी डायरेक्शन से कोलिजन नहीं भी हो सकता, किसी डायरेक्शन से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी डायरेक्शन से बहुत कम भी हो सकता है। सो इसलिए इसमें कुछ डायरेक्शन से वैल्यू कुछ चेंज आती है। और इसमें जैसे आपका प्रिज्म ले लीजिए, डायमंड ले लीजिए, डायमंड से आप करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन से कुछ चेंज वैल्यू आएगा, लेकिन प्रिज्म से करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि प्रिज्म आपका क्या है, दैट इज एमॉर्फस सॉलिड, आपका ग्लास का बना है, एंड डायमंड आपका क्या है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो दोनों से आपकी वैल्यू कुछ डिफरेंस आएगी, दैट इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। जैसा आपको यहाँ दिखला रहा है कि यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकल गए, लेकिन अगर ऐसे गए तो पार्टिकल कांटेक्ट में आ ही जाएंगे, मे भी ऐसे गए तो पार्टिकल कांटेक्ट में आ ही जाएंगे, लेकिन इसमें तो पार्टिकल कांटेक्ट में आना ही आना है, चाहे जैसे भी जाए, क्योंकि इनका डिस्टर्ब्ड अरेंजमेंट है और इनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। अब आप केवल एक साइड से चाहें कि केवल एक साइड से, तो एक साइड से आपका सेम आएगा, मे बी दो साइड से आपका सेम आएगा, मे बी तीसरे साइड से आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट आएगा। सो इट इज शोइंग द डिफरेंट वैल्यू with different direction, but it is not showing, it is giving the approximately same value from all the direction. Is that clear? Hello? Yes Hello? sir. Yes sir. ठीक है, the problem is only the particles, कि आप किस डायरेक्शन से जाना चाहते हो, आप यहाँ से जाओगे, यहाँ से जाओगे और यहाँ से जाओगे, नो मैटर, पार्टिकल टच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ से जाओगे तो मे बी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इसमें तो आप कहीं से भी जाओगे, उससे कांटेक्ट होते ही वो जाओगे तो आपकी वैल्यू जो चेंज होनी है वो सब डायरेक्शन से सेम चेंज होगी, कोई विदाउट कांटेक्ट के नहीं जाएगा। सो आई होप आप एक बार फिर से रिवाइज करिएगा, और फिर नहीं क्लियर होगा, टुमारो वी विल मीट एट 3 o'clock, 3 to 3:40, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब पूरा चैप्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस कहीं नहीं है, एमॉर्फस आज कंप्लीट हो गया। अब कल आपको बताना है कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एंड क्रिस्टलाइन अब हमको केवल पढ़ना है। रिमेंबर द होल चैप्टर इज बिलोंग टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, नो एमॉर्फस इज देयर आफ्टर दिस क्लास, ओनली क्रिस्टलाइन। सो कल ये मत पूछेगा कि सर ग्लास में ये होगा कि नहीं होगा मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, these all are crystalline,
नॉट एमॉर्फस। एमॉर्फस में बस एक चीज बताना है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कौन एमॉर्फस है कौन क्रिस्टलाइन है, बस